बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्ट्रा वायोलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने अल्ट्रा वायोलेट का भी बताया था कि अल्ट्रा वायोलेट एक अलग रेडिएशन है और विजिबल एक अलग रेडिएशन है। दोनों लाइट रेडिएशंस हैं। इनका वेवलेंथ एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो अपने मॉलिक्यूल्स की एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस हमें इन दो रीजन्स में नजर आएंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यूवी विजिबल रेंज में। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन, और इसमें मेन चीज जो ये बीर लैम्बर्ट ला है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन कर लेंगे, इसके टाइप्स भी हो जाएंगे, सिंगल बीम, और फिर इसके एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जरा नोट कर लीजिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है फार्मेसी में आपके ड्रग्स की तरफ इशारा है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ये इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे। किस रेंज में? यानी ये मॉलिक्यूल्स अल्ट्रा वायलेट का जो रेडिएशन है और विजिबल रीजन है, इन दोनों को एब्जॉर्ब करेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एंड लीड द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन। ठीक है। अब यहां से वो मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन का मतलब, मॉलिक्यूल जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो मॉलिक्यूल खुद क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। जैसे कि ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक एटम को जब आप एनर्जी देते हैं, उसके वो एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपना शेल छोड़कर हाई लेवल पे चले जाते हैं, तो वो एक्साइट हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही है, मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाते हैं एक खास किस्म की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके। वापस अगर उसी हालत पर आ जाएगा तो वो एनर्जी छोड़ देगा, उसी एनर्जी से भी हम इस मॉलिक्यूल की पहचान करेंगे। सो प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, when the radiation ranging from 200 to 800। अब देखो ये उन्होंने ये दिया हुआ है 200 टू 800 में, यानी इसके अंदर अब उन्होंने यूवी विजिबल दोनों को रखा हुआ है। तो ये वैल्यू अपने याद रखने की, ये यूवी विजिबल रेंज है 200 से 800 नैनोमीटर। इसका जो लेफ्ट साइड है 200, ये यूवी को टच कर रहा है, यूवी रीजन है। और इसका जो राइट साइड है 800 नैनोमीटर, ये फिर विजिबल रीजन में आएगा। आर पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, आपने ये लाइट पास कर दिया, द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल्स बिकम एक्साइटेड। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे एंड ऑक्यूपाई हायर क्वांटम। ये क्वांटम क्या वाला है? क्वांटम से आपने परेशान नहीं होना है। क्वांटम दरअसल एनर्जी को कहते हैं, लेकिन एनर्जी का एक खास यूनिट, फिक्स्ड क्वांटिटी, जिसको आपने फोटोन का नाम दिया था। जी हाँ, ये दरअसल उसकी तरफ इशारा है। जी, सो एक्साइटेड एंड ऑक्यूपाई हायर क्वांटम स्टेट्स। ये अब जब मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राम डायग्राम लूं, ये एक शेल है, इधर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ई। ठीक है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है सपोज। डिपेंड करता है आपने कितनी एनर्जी दी हुई। जब आप एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन या तो यहां पर आ जाएगा इस शेल में, ये हायर लेवल है, तो वहां पर भी क्या लिखा था? ऑक्यूपाई हाई, ऑक्यूपाई हायर क्वांटम। दरअसल ये जो अब एनर्जी के लेवल्स हैं, इन्होंने इनको क्वांटम का नाम दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं है, हर शेल की अपनी एनर्जी है, तो हर शेल की अपनी क्वांटम है, तो ये हाई क्वांटम है। ज्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकता है, ये भी हाई क्वांटम है। ये इसका मतलब ये हुआ स्टेट। एंड इन दिस प्रोसेस दे एब्जॉर्ब सम ऑफ द एनर्जी। बात खत्म, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बात हमने पहले भी नोट की थी, यहाँ पर भी नहीं। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। जब आपसे पूछा जाए कि भाई यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या प्रिंसिपल है, तो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर जब हम लोग 200 से 800 नैनोमीटर वाली लाइट रेडिएशन को पास करेंगे, तो उन मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद एक्साइटेड हो जाएंगे, हायर क्वांटम में चले जाएंगे। बात खत्म। द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा, increases as the attenuation of beam increases। इसका मतलब क्या है?
ये आपका सोल्यूशन है। अगर मैं एक मोटा सा लाइन, मतलब ये आने वाला लाइट है, ठीक है, ये आने वाला लाइट है, थोड़ा सा उसको मोटा लिख लेता हूँ, इसके अंदर इसकी ज्यादा इंटेंसिटी है। जब ये इस सॉल्यूशन से पास होगा, तो पास होने के बाद ये पतला हो जाएगा। क्यों? एटेन्यूएट का मतलब है कमजोर हो जाना। तो ये जो लाइट है, ये जो बाहर निकल रहा है, ये कमजोर हो रहा है, एटेन्यूएट हो रहा है। क्यों कमजोर हो रहा है? सबको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब जो भी एनर्जी बाहर निकल रही है वो कमजोर है, एटेन्यूएट है, इसीलिए वो एटेन्यूएशन। ठीक है। ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगा उतना ही ज्यादा ये लाइन कमजोर हो जाएगा। जितना ज्यादा मोर एब्जॉर्बेंस, ये ज्यादा मोर एटेन्यूएट हो जाएगा। Solution increases, the quantum beam increases, the more loosely the electrons are held in bonds of the molecules. इलेक्ट्रॉन जितने लूजली हेल्ड, तो जाहिर है लूजली हेल्ड तो ज्यादा एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके ऊंचे चले जाएंगे। द लॉन्गर द वेवलेंथ, लोअर एनर्जी आर एब्जॉर्ब्ड। ये उन्होंने एक और चीज भी इसमें नोट किया हुआ है कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हाई एनर्जी चाहिए एक्साइट करने के लिए। लेकिन जो लूज बॉन्ड वाले होते हैं, पहले से लूज है, तो उनको कम एनर्जी चाहिए, यानी हाई वेवलेंथ, और लॉन्गर वेवलेंथ चाहिए। और अब पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, लॉन्गर वेवलेंथ थोड़ी सी एनर्जी, स्मॉल एनर्जी। The greater the number of molecules capable of absorbing light of a given wavelength, ये जरा देखो, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एक खास वेवलेंथ की, द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। इसका बहुत सिंपल सा जवाब है। अगर मैं इसी डायग्राम में यहां पर थोड़ा सा आपको अ, ये वाला डायग्राम रोज अगर मैं मिटा दूं और यहां आपको बताऊं कि ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर एक दो तीन चार मॉलिक्यूल है। तो चार मॉलिक्यूल जिससे आप लाइट पास करोगे, तो चार मॉलिक्यूल की हिसाब से एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। सपोज करते हैं 50 की एनर्जी आ रही है, हाँ, 40 की बाहर निकल रही है, तो हम कहते हैं कि 10 एब्जॉर्ब हो गया। 50 का लाइट आ रहा है, इंसिडेंट लाइट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इसको आई नॉट कहेंगे, इंसिडेंट लाइट, आई नॉट। और जो लाइट बाहर जा रहा है उसको कहते हैं आई टी, ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट। अब देखो, मैं मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ा देता हूं, 4 से 5, 6, 7, 8 मॉलिक्यूल्स अगर कर दो, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर क्या होगा, 25 में से सपोज करते, फर्ज करते हैं 10 जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी 10 एनर्जी होगी, तो 40 की एनर्जी कहाँ चलेगी, वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। अब हम लोग एक काम भी करते हैं, इनका अपना एक रेशो भी बनाएंगे। ये जो दो 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 फैक्टर्स हमारे पास आ गए, एक है आई नॉट और एक है आई टी। ठीक है, आई नॉट और आई टी, इन दोनों का अगर हम रेशो बनाएंगे तो उससे हमें लफ्ज मिलेगा ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस। ठीक है, आगे इसका फॉर्मूला भी आ रहा है। अब मैं आपको इस डायग्राम की तरफ लेता हूँ। ये डायग्राम पर अगर आप गौर कर लें, इस डायग्राम पर जरा देख लें, आई नॉट आप देख रहे हैं ना, कितना मोटा सा लाइन है, मतलब ज्यादा इंटेंस लाइट अंदर दाखिल हो रही है। और बाहर अगर आप देख रहे हैं, तो जो लाइट बाहर जा रही आई टी, वो बहुत पतला सा है, यानी ये बहुत कमजोर हो गया क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो गया। दूसरी तरफ पूरा सॉल्यूशन का जो लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये तीर का निशान, पाथ लेंथ, ये भी मुतासिर करता है एब्जॉर्प्शन को। अगर ये लेंथ छोटा हो तो थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन होगी, अगर ये लेंथ बहुत बड़ा हो
तो लाइट को पास होने में बहुत ज्यादा फासला लगेगा, इतना ज्यादा फासला लगेगा तो उसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगी बनिस्बत एक ऐसा ट्यूब का, जब मैंने आपके सामने राइट हैंड पे लिखा हुआ है, इस ट्यूब का जरा देखो, इसका पाथ लेंथ सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इसका पाथ लेंथ है। तो जितना छोटा पाथ लेंथ होगा कम एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज्यादा पाथ लेंथ होगा ज्यादा होगा। अच्छा, कंसंट्रेशन भी लिखा हुआ है, एब्जॉर्बिंग सैंपल ऑफ द कंसंट्रेशन सी। वो मॉलिक्यूल की तादाद की बात हो रही है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो चीजें हैं जो एब्जॉर्प्शन को मुतासिर करेंगी, एक कंसंट्रेशन, नंबर दो पाथ लेंथ। कंसंट्रेशन की अगर आप बात करेंगे तो वो बीर लॉ कहलाएगा, बीर लॉ। और अगर आप पाथ लेंथ की बात करेंगे तो लैम्बर्ट लॉ है। तो बीर लैम्बर्ट दोनों को कंबाइन करेंगे, उससे एक कानून बनेगा, उसका नाम है बीर लैम्बर्ट लॉ। बीर लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है? ये जो बातें मैंने आपके सामने अभी पेश की, ये यही कह रहा है कि जब आपका लाइट पास होगा किसी सॉल्यूशन से, उसका खास पाथ लेंथ होगा, उसका एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन का। मैं अब यहां पर आपके लिए लिख लेता हूं, ये बी लैम्बर्ट लॉ को उन्होंने कंबाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फिर वो बता दूँ। व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है? आपको मैंने बताया था कि लाइट के अंदर जो मुख्तलिफ वेवलेंथ होते हैं, रेडिएशन के अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ होती हैं। अगर आप उसमें से एक खास वेवलेंथ उठाओगे, सिंगल वेवलेंथ, मैं इधर लिख लेता हूँ। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट अगर आप किसी सॉल्यूशन से पास करोगे, एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की तरफ, ये उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, यानी निकला हुआ ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। वो जितना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी यानी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहां पर हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, इन्होंने रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी लिखा हुआ है, हम लोग वो लिखेंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। थिकनेस आ गया ना, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन का थिकनेस, ये देखो थिकनेस, थिकनेस किसकी तरफ इशारा है? उसका पाथ लेंथ की तरफ इशारा है। थिकनेस जब आ गया तो ये लैम्बर्ट लॉ की तरफ, तो लैम्बर्ट इधर टच हो गया। थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट रेडिएशन। ये देखो, ये एक प्रोपोर्शनल तो बता दिया कि रेडिएशन जो है वो थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, ज्यादा थिक होगा तो ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी डिपेंड करेगा। तो बीर और लैम्बर्ट लॉ दोनों इसमें आ गए। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूंगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये इसका पाथ लेंथ है, उसको पाथ लेंथ को उन्होंने बी से शो किया हुआ, पाथ लेंथ। लैम्बर्ट क्या कह रहा है? लैम्बर्ट कह रहा है कि एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ का। ज्यादा पाथ लेंथ करोगे तो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये लैम्बर्ट भाई कह रहा है, लैम्बर्ट से भी ना कह रहा है जाए। अच्छा, उसके बाद दूसरा, बीर कौन क्या कह रहा है? बीर कह रहा है कि एब्जॉर्बेंस is directly proportional to the concentration C. ज्यादा कंसंट्रेशन करोगे तो एब्जॉर्बेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों लॉज को अगर आप कंबाइन करोगे, कंबाइंड, तो इनसे बनेगा बीर लैम्बर्ट लॉ। बीर लैम्बर्ट लॉ, ये आपने यहां से नोट कर लिया। अब वापस चलते हैं अपने, बाकी यहां से आपने ये नहीं देखना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेन आइडिया आपको मैंने दे दिया। हाँ, इस डायग्राम पर जरा गौर कर लीजिए। ये डायग्राम ये कह रहा है कि जब आप लोग लाइट पास करते हैं, थोड़ा इसको भी मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा। जब आप किसी बीकर से लाइट पास करते हैं तो ये एक
लाइट आ रहा है, इंटेंस लाइट आ रहा है, ये कम तो हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी। कहता है ये क्यों कम हुआ, इसके पीछे तीन रीजन बता रहे हैं, तीन रीजन बता रहे हैं। रीजन नंबर वन, कि कुछ लाइट इस दीवार के साथ टकरा के ना, इस बीकर की दीवार के साथ वो चला गया वापस, कुछ लाइट इस दीवार के साथ ये फालतू चला गया, तो ये तो जाया हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, या उधर ही उस बीकर की दीवार ने ऑब्जॉर्ब किया। एक नंबर दो, कुछ लाइट यहां पर मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के ऐसे जाके स्केटर हुआ, यूं चला गया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, स्केटर हुआ। इधर एक और मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, उसके साथ लाइट हिट करता है, लेकिन एब्जॉर्ब होने के बजाय वो स्केटर कर लेता है। तो आपको ऐसे तीर के निशान नजर आएंगे, ये इसका मतलब क्या है, ये स्केटर्ड लाइट है, स्केटर, आसपास फैल जाना, स्केटर। आपने इंग्लिश का देखा होगा, बर्तन टूट जाता है, स्केटर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े यूं यूं चले जाते हैं, ये स्केटर्ड हो, ये एब्जॉर्बेंस में नहीं आएगा, लेकिन ये जाया हो गया। थर्ड चीज क्या है जो हम लोग चाहते हैं, वो क्या है, कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए ना मॉलिक्यूल्स, ये एनर्जी इन मॉलिक्यूल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल ने ले ली, अब जो कुछ बच गया वो यहां से बाहर निकल गया। सही है, ये यहां से बाहर निकल गया। तो ये तीन पॉइंट्स आपको उन्होंने यहां पर बता दिए हैं। ये वाला ए, रिफ्लेक्शन एट द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, ये वैसे मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन खैर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल, ये तीन चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। रिफ्लेक्शन हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है, और एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये हमारा मेन काम का चीज था। बाकी ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इसी तीन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, मैं जरा बीर लैम्बर्ट लॉ का जो फार्मूला है ना, मैं वहां पर आप लोगों को लाना चाहता हूँ। ये देखो, उन्होंने लैम्बर्ट लॉ को लिखा हुआ है, द एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो हो गया। और बीर क्या कह रहा है, डिफाइन द एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन मे बी मेजर्ड इधर एज अ ट्रांसमिटेंस। ये आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए। अब कितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ है, कितना कम हुआ है, उसकी इंटेंसिटी अगर आप मालूम करना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसमिटेंस टी या एब्जॉर्बेंस ए से आपको मिलेगा, ये हमने नोट करना है। तो अब हमारे सामने टारगेट है दो चीजों को याद रखना, एक है एब्जॉर्बेंस और एक है ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला क्या है, ट्रांसमिटेंस ये जरा देखो, ट्रांसमिटेंस को हम लोग टी से शो करते हैं, और ये क्या है कि जो लाइट ट्रांसमिट हुआ, जो लाइट ट्रांसमिट हुआ, छोटा नंबर है ना वो, तो वैल्यू कम है, डिवाइड करते हैं जो लाइट आ रहा है, आई नॉट। याद रखिएगा, आई नॉट की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, आई टी की वैल्यू कम होगी। तो एक छोटा नंबर आप क्या करेंगे, एक छोटे नंबर को आप बड़े नंबर पर हम अक्सर डिवाइड कर रहे होंगे, उससे क्या होगा कि इसका जवाब जो है वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो जो ट्रांसमिटेंस है, इसकी वैल्यू आपको फ्रैक्शन में मिलेगी। ये था आपका ट्रांसमिटेंस। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एब्जॉर्बेंस की तरफ, इसको जरा नोट कर लीजिए। एब्जॉर्बेंस को दूसरा नाम दिया जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी ओडी। बाज किताबों में एब्जॉर्बेंस लिखा होगा, बाज किताबों में ऑप्टिकल डेंसिटी ओडी लिखा होगा, तो दोनों आपने याद रखने हैं। अब एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला क्या है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ये एक मैथमेटिकल टर्म है भाई, हम लोग की अपनी मर्जी से किसी भी चीज के साथ कहीं भी वक्त नेगेटिव लॉग लगा लेते हैं। सो नेगेटिव लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस, टी को तो आप लोगों को माशाल्लाह से पहले से पता है कि टी क्या चीज है। अगर आप ट्रांसमिटेंस लोगे, उसका नेगेटिव लॉग लोगे, तो ये आपके पास एब्जॉर्बेंस आ जाएगा। और हम लोग कंप्यूटर पे जब ये एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें ट्रांसमिटेंस भी मिलेगी और एब्जॉर्बेंस भी मिलेगी। एब्जॉर्बेंस खुद ब खुद मैथमेटिकली कंप्यूटर जो है उस पर फॉर्मूला लगाकर आपको एब्जॉर्बेंस दे देगा, ठीक है। ये सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर खुद ब खुद हो रहा होगा। नेगेटिव लॉग ऑफ टी, अब टी की वैल्यू आपको पता है कि क्या चीज है, नेगेटिव लॉग टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आपको यहां से पहले से बताया गया था कि ट्रांसमिटेड लाइट आई टी को डिवाइड करते हैं इंसिडेंट लाइट आई नॉट पर, ये हो गया नेगेटिव लॉग आई टी अपॉन आई नॉट। जब आप माइनस का निशान खत्म करोगे तो सिर्फ लॉग लगाओगे, सिर्फ लॉग अगर लगाओगे,
उससे क्या होगा कि आई नॉट ऊपर चला जाएगा, आई नॉट, और आई टी जो है वो नीचे आ जाएगा। बस ये फार्मूला आपका फाइनल फार्मूला, ये आपने नोट करना है। ये फार्मूला एब्जॉर्बेंस का फार्मूला है, ये आपने नोट करना है। ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई टी। एक ये फार्मूला हो गया। नीचे लिखा हुआ है ट्रांसमिटेंस इंक्रीजेस एंड एब्जॉर्बेंस डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब है? ए का मतलब क्या है? एब्जॉर्बेंस। ए के सामने जो लॉग लिखा हुआ है उसको अगर मैं थोड़ा गायब कर दूं तो मुझे लाइन के ऊपर आई नॉट नजर आएगा और लाइन के नीचे मुझे आई टी नजर आएगा। अब यहां से पता चल गया कि एब्जॉर्बेंस और आईटी के दरमियान उल्टा रिलेशन है, क्योंकि आईटी लाइन के नीचे है। अगर आप लोग आईटी को बढ़ाओगे ना, ट्रांसमिटेंस अगर ज्यादा हो जाए, अगर ट्रांसमिटेंस बहुत ज्यादा हो जाए, इसका मतलब ये है कि कम लाइट एब्जॉर्ब हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके सामने अब आ गया। लेकिन अगर ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये इनका इनवर्स रिलेशन है। एब्जॉर्बेंस का एक और फॉर्मूला भी इन्होंने लिखा, एब्जॉर्बेंस ए इज इक्वल टू एबीसी। एब्जॉर्बेंस ए इज इक्वल टू एबीसी। इसमें आपने परेशान नहीं होना है। ए क्या है? ए मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है। ये हर सॉल्यूशन का अपना एक कांस्टेंट होगा जो आपको दिया गया होगा, उस ये इसको कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। बी क्या चीज है? बी आपको पता है कि जो सॉल्यूशन जिस ट्यूब के अंदर आपने डाला उसका पाथ लेंथ है, बी इज इक्वल टू पाथ लेंथ। सी जो है वो कंसंट्रेशन की तरफ है। तो अगर आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी आपको एब्जॉर्बेंस मिलेगा। तो फाइनली फाइनली आपने अपने छोटे कुपड़ी में ये फार्मूला फिट करना है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई टी, जो कि बराबर है बिल्कुल ए बी सी के। और उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ए बी सी क्या है। यहाँ पर देखो, लॉग आई नॉट अपॉन आई टी इज आल्सो नोन एज एब्जॉर्बेंस। ये तो आपको पता चल गया, आई नॉट अपॉन टी इज एब्जॉर्बेंस। और बी क्या है? पाथ लेंथ। सी क्या है? कंसंट्रेशन। किस चीज में कंसंट्रेशन? मोल्स पर लीटर में। ये आप लोगों ने नोट करना है, मोल्स पर लीटर में। एमसीक्यूज जब भी बनते हैं तो ऐसे जगह से एमसीक्यूज आएगा, आप हैरान कि ये कहाँ से आएगा। लेकिन हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट को हम किस चीज में लेते हैं, तो अपने मोल्स पर लीटर में लेने हैं। यहाँ पर ए आपका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, ये कांस्टेंट है। हर सॉल्यूशन जब आप डालोगे तो उसके लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। एक मोल जितना एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। बाकी की तरफ आपने नहीं देखना है। ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को यहाँ पर उन्होंने एप्सिलॉन से शो किया हुआ है, तो इससे कभी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, इस तरह क्या है। तो वही ए बी सी है। बाकी फिर आप जरा देखो, यहाँ पर उन्होंने कहा कि फार्मेसी में द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज ए एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्बेंस 1% 1 सेंटीमीटर। क्या मतलब है 1% 1 सेंटीमीटर? यानी ट्यूब का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। हम लोग जो लेते हैं वो ट्यूब का लेंथ 1 सेंटीमीटर वाला ट्यूब लेंथ है। और 1% का मतलब क्या है? 1% का मतलब ये है कि 100 पार्ट में से एक पार्ट जो है आपका सोल्यूशन है, 1 ग्राम। ये तो आपको मैंने फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में पढ़ाया था ना। सो 1/100 इज इक्वल टू व्हाट? 1%। तो जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम बनाते हैं वो इस तरह से कि उसका 1 ग्राम हम 100 ml में डाल देंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। अगर आप ऐसा करोगे 1% 1 सेंटीमीटर करोगे, तो फिर आपका एब्जॉर्बेंस का ये वाला फॉर्मूला आएगा। ए के ऊपर 1% लिखा, आपने परेशानी होने की 1%, ये आपको मैं समझा चुका हूँ। ए के ऊपर 1% लिखा हुआ है और 1 सेंटीमीटर के साथ फिर बी लिखा हुआ है, यानी बी जो उसका पाथ लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। ए जो है एब्जॉर्बेंस है फॉर 1% के हिसाब से, यानी एक 1 ग्राम का सोल्यूशन आपने ट्यूब के अंदर डाला हुआ है, उसका फिर आपने एब्जॉर्बेंस चेक किया हुआ है। तो हम जब भी सोल्यूशन बनाएंगे, हम उसका एक 100 ml सोल्यूशन बनाकर उस ट्यूब का लेंथ 1 सेंटीमीटर लेते हैं, फिर उसको रखकर उसके अंदर अपना एनालिसिस करते रहेंगे। अच्छा, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमें, राइट? इसकी डेरिवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। यहाँ पर अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन टाइप्स ऑफ। यहाँ पर अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एक का नाम है सिंगल बीम, दूसरे का नाम है डबल बीम। सिंगल बीम और डबल बीम। सिंगल बीम को सिर्फ आप लोग इतना देख लें कि यहाँ पर एक बात है, सॉल्यूशन का, जहां पर आपने सॉल्यूशन डालना है, अभी आपने इधर सॉल्यूशन लाना है, इधर से आपने लाइट पास करना है, तो सॉल्यूशन डालने से पहले हम इसकी जगह पर यहाँ पर कोई ब्लैंक सॉल्यूशन रख लेते हैं, ब्लैंक, खाली, खाली सॉल्यूशन, खाली ग्लास रखते हैं, या इसके अंदर एक जस्ट सॉल्वेंट रख लेते हैं, सॉल्वेंट ओनली, जिसमें अंदर कोई ड्रग नहीं है। ये पहले रख लेते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस, इसको बोलते हैं रेफरेंस। आप मुझे पूछेंगे कि क्या, क्यों क्यों क्या जरूरत है, तो ये दरअसल हम वेवलेंथ को फिक्स करना चाहते हैं। हमें मतलब क्या पता कि कुछ वेवलेंथ जो है वो इस बीकर के अंदर, जो ग्लास है ना, ग्लास, अगर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, हमें ऐसा लगेगा कि इसको तो हमारे सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब किया था, तो ये तो गलती आएगी ना हमारे। हम तो उस लाइट को देखेंगे जो हमारे सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो ये हमारे लिए एक किस्म का धोखा हो सकता है कि गिल जिस ट्यूब के अंदर आपने सॉल्यूशन रखा हुआ है, उस ट्यूब का दीवार हमें धोखा देगा, उस ट्यूब का वॉल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, या उस ट्यूब के अंदर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपने डाला हुआ है, सॉल्वेंट वो लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो जो वैल्यू हमें आएगी वो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू फिर कुछ गलत हो जाएगी। लिहाजा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले 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 हम इस चीज से छुटकारा पा लेते हैं। पहले हम इधर एक खाली सॉल्यूशन रख लेते हैं, खाली ट्यूब रख लेते हैं, या उसके अंदर वो सॉल्वेंट रख लेते हैं, लाइट उससे पास कर लेते हैं, और अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ये लाइट तो सॉल्वेंट खुद ही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब हम ओरिजिनल, इसी लाइट के सामने, इसी लाइट के सामने जब हम ओरिजिनल सॉल्यूशन रखेंगे ना, ओरिजिनल सॉल्यूशन जब रखेंगे यहाँ पर, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन रखेंगे, फिर क्या होगा, फिर मशीन ऑटोमेटिकली हमें वो वाला लाइट माइनस करके देगा जो गिलास ने या सॉल्वेंट ने ऑब्जॉर्व किया था। हमें प्योर सिर्फ वो लाइट मिलेगा जिसको मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया था, और फिर जो बकाया जात हमें मिला था, हम मतलब उसे हम प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं उस लाइट से। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग एक रेफरेंस डाल देते हैं। रेफरेंस डालने के बाद सारा कुछ जीरो हो जाएगा, बिल्कुल साफ साफ जीरो हो जाएगा। बस उसको निकाल कर फिर उसकी जगह पर हम अपना सॉल्यूशन रख देते हैं। ये जो है जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये इसके अंदर रेफरेंस डालना पड़ता है। अब इसका जरा स्टाइल जरा देखो। अगर आप पहले रेफरेंस डालोगे, मतलब आपने एक ही बार लाइट पास किया, आपने लाइट आपने पास किया, पहले आपने रेफरेंस डाला, रेफरेंस को फिर हटाया, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये हटा दिया, फिर आपने यहाँ पर सैंपल रखा, फिर यहाँ से आपने लाइट पास किया, वो गुजर गया, और यहाँ पर डिटेक्टर है, डिटेक्टर, डिटेक्टर, डिटेक्टर वो चीज होता है जो लाइट को कैच करता है, कैच करता है, उसको पहचान देता है, उसको 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 पहचान लेता है कि कितना लाइट बाहर निकल गया। और कंप्यूटर स्क्रीन पर जाहिर है डिटेक्टर, अगर मैं इसको एक डिवाइस का नाम दे दूं डिटेक्टर, जाहिर है ये भी एक डिवाइस है। ये डिटेक्टर उस लाइट को फिर कंप्यूटर की तरफ ले जाएगा, कंप्यूटर की तरफ उसको ले जाएगा। कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर वो लाइट खुद एक हल्का सा करंट पैदा करेगा।
उस करंट से हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस तरह के पीक्स नजर आएंगे, पीक्स। उन पीक्स के, अच्छा मैं थोड़ा सा इस तरह लिख लेता हूँ, ये इस तरह से छोटी सी पीक होगी, ये तो कुछ बड़ा सा पीक होगा। हाँ, ये पीक्स हमें बताएंगी कि कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, और इसी से हमें ये आपका फाइनल स्टेज था। कंप्यूटर स्क्रीन सारा आपके लिए खुद ब खुद बता देगा, वैल्यूज भी, एक ग्राफ भी देगा और वैल्यूज भी देगी, भाई इतनी लाइट एब्जॉर्ब होगी, इतना हो गया। तो ये एक सिंगल स्पेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम है, सिंगल, जो सिंगल बीम। डबल बीम में क्या होता है, सिर्फ इतना सा और कुछ भी नहीं है। डबल बीम में एक लाइट के बजाय दो लाइट आ रहा होगा बस। एक की तरफ आपका रेफरेंस होगा, दूसरी तरफ आपका सैंपल होगा। ठीक है, रेफरेंस और सैंपल होगा, इन दोनों से लाइट पास होंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो जो फालतू लाइट उसने ग्लास के वॉल ने या सॉल्वेंट ने किया, तो वो ऑटोमेटिकली उससे माइनस हो जाएगा, खुद ब खुद उसको कंपेयर करके उसका रेशो लेकर उसको माइनस कर देंगे। और फिर जो लाइट बच जाता है ना, उसको हम लेके जाएंगे अपने डिटेक्टर बाई की तरफ। डिटेक्टर मैंने आपको कहा था, ये लाइट को कैच करेगा, उसको पहचान लेगा कि, और साथ साथ उससे एक हल्का सा करंट भी बनाएगा उस लाइट से। ये जो करंट है ये आपको फिर से कंप्यूटर की स्क्रीन पर ग्राफ की शक्ल में नजर आएगा, और आप ग्राफ को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। बस ये इसका सबसे बड़ा हुआ है। सो अब देखो, मोनो सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट में आपको लाइट चाहिए, तो आपके पास एक लैंप है, ये आपको लाइट देगा। लेंस है, ये आपने याद रखना है, लेंस क्या करेगा, उस लाइट को फोकस कर देगा आपके मोनोक्रोमेटर की तरफ, मोनोक्रोमेटर की तरफ। लेंस की आप हमेशा याद रखिए, लेंस का काम ये है लाइट को फोकस करना, एक खास जगह पर फोकस करना। तो ये इस लाइट को मोनोक्रोमेटर की तरफ फोकस करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि मोनोक्रोमेटर क्या है, तो याद रखिएगा, ये जो लैंप है ना, लैंप के अंदर बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस हैं, बहुत सारी वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक वेवलेंथ वाला चाहिए। हम अपने मॉलिक्यूल्स को एक वेवलेंथ से पहचानना चाहते हैं। तो अगर आपको एक वेवलेंथ चाहिए, सिंगल वेवलेंथ, तो फिर उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होगा, डिवाइस उसका नाम है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर उस 15 16 17 18 वेवलेंथ वाली लाइट में से एक सिंगल वेवलेंथ को सेलेक्ट करेगा, वो भी आपकी मर्जी का। आपकी तो ये मुझे ये वाला चाहिए, अब जाहिर है आपने विजिबल रेंज में कोई एक वेवलेंथ सेलेक्ट किया होगा, वो एक सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट जो है वो बिलाखिर हमारे सैंपल से हम लोग पास कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, तो लैंप से जो लाइट आ रहा है उसके अंदर कितनी लाइनें नजर आ रही, लैंप से एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, इसका मतलब ये कि बहुत सारी वेवलेंथ वाली लाइट्स हैं। लेकिन जब वो सैंपल की तरफ आ रहा है, तो यू कैन सी एयर इज वन सिंगल एरो आपको नजर आ रहा है। वन सिंगल एरो का मतलब एक मोनोक्रोम, एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट है, जो सोल्यूशन से गुजर कर फिर कहाँ जाएगी, ये डिटेक्टर की तरफ जाएगी। डिटेक्टर मुख्तलिफ किस्म के डिटेक्टर है, एक हल्का फुल्का सा टच इसको दे देंगे। डिटेक्टर मैंने आपसे कहा था कि ये ऐसा है, जब इस पर लाइट पड़ती है, तो ये उस लाइट को मुख्तलिफ अंदाज से करंट में कन्वर्ट करके वो करंट को हम थोड़ा बड़ा भी कर लेंगे। ये एम्पलीफायर ना, एम्पलीफायर जो सिग्नल को जो सिग्नल को जो सिग्नल को बड़ा कर देता है, इसको बोलते हैं एम्पलीफायर। तो हम उस सिग्नल को बड़ा, ताकि हमें नजर आए ना स्क्रीन पर। तो ये आपका स्क्रीन है, रीड आउट, इन्होंने इसका नाम रीड आउट लिखा हुआ स्क्रीन पर, ये आपको ग्राफ वगैरह दे देगा। ये आपका सिंगल बीम है। अब जब डबल बीम आ जाएगा, डबल बीम में कुछ नहीं है, सारी की सारी यही चीजें होंगे, खाली उन्होंने क्या होगा, लाइट को उन्होंने दो लिए होंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, पार्ट्स ऑफ द सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट। पार्ट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सारी। ये है रेडिएशन एनर्जी सोर्स है, मतलब जिसे आप लाइट पैदा करते हैं। एक मोनोक्रोमेटर है,
सैंपल डिवाइस है, डिटेक्टर है और डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये आपका कंप्यूटर होगा। ठीक है, अक्सर डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस आपका कंप्यूटर होता है जो खुद ब खुद मैथ मैथ फार्मूला कर करके हमारे लिए डायरेक्ट जवाब लाएगा। हाउ टू यूज सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट, इसकी आपके लिए जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, नो, देयर इज नो नीड। इसके लिए भी आपको कोई जरूरत नहीं है। द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज अ पॉपुलर बॉश एंड लोम स्पेक्ट्रोनिक 20 स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक नाम है, अगर आपसे याद हो जाए तो ठीक है। मतलब जो लैब में पढ़ा होता है, लैब में जब भी आप देखोगे ना तो उनका नाम मिलेगा कि भाई इसका नाम है, तो ये एक मशहूर नाम है, बाकी इतना इसकी जरूरत नहीं है। अब ये क्या भला है, सेम टू सेम वही चीज है, सेम। ये आपका लाइट सोर्स है, इसने रेडिएशन पैदा किया। ये रेडिएशन आपका, अब ये तीन कोनों वाला क्या भला है, ये आपका एक मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर प्रिज्म भी हो सकता है, ग्रेटिंग भी हो सकता है, नाम आपने याद रखना है। मोनोक्रोमेटर कुछ भी हो सकता है, ये प्रिज्म हो सकता है या फिर ये ग्रेटिंग्स हो सकती हैं। ज्यादा तफसील में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा, खाली नाम याद हो। तो प्रिज्म हो सकता है, ग्रेटिंग हो सकता है, ये सारे शीशे के बने हुए मटेरियल है, सिलिका या अदर ग्लासी मटेरियल होते हैं। और इनका काम ये होता है कि मुख्तलिफ वेवलेंथ में से किसी एक वेवलेंथ को सेलेक्ट करना। ये मोनोक्रोमेटर प्रिज्म या ग्रेटिंग हो सकती है। अब अगर आप देखें, ये स्लिट का मतलब जानते हैं, स्लिट का मतलब है सुराख। स्लिट जहाँ से ये लाइट अब निकलेगी, तो मुख्तलिफ लाइट्स होंगे, उसमें से एक लाइट को हम लोग बाहर निकाल देंगे, उस लाइट को हम लोग आई नॉट से शो करेंगे। और फिर ये आपका सैंपल है, ये वाला, ये आपका सैंपल है। सैंपल से जब आप लाइट को गुजारेंगे, जरा एक बार फिर गौर कर ले इस पे, कि आपका लाइट जो सैंपल में आ रहा है वो कितना ज्यादा मतलब डॉट उसके करीब करीब है। लेकिन जैसे वो सैंपल से बाहर जा रहा है तो अब ये डॉट एक दूसरे से दूर दूर है। इससे आपका मतलब समझ आ गया होगा कि ये लाइट थोड़ा सा कमजोर हो गया है, इससे काफी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। उसको हम लोग आई टी का नाम देंगे, आई टी ट्रांसमिटेड लाइट। और ये डिटेक्टर की तरफ आ रहा है। डिटेक्टर फिर क्या क्या हो सकता है, फोटो मल्टीप्लायर हो सकता है, ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये नाम बहुत लाजमी है, ये एमसीक्यूज में है कि भाई डिटेक्टर क्या भला है। अगर अगर वो सवाल पूछे डिटेक्टर में प्रिज्म है या ग्रेटिंग है, अगर किसी को नहीं पता तो रटा लगाएगा, वो बोलता है हाँ प्रिज्म डिटेक्टर है। भाई प्रिज्म और ग्रेटिंग ये मोनोक्रोमेटर वाला काम करेगा। लेकिन जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, फोटो डायोड है, ये नाम आप लोग चाहे जैसा भी हो, दिमाग के साथ चोप कुछ भी करना है आप लोगों ने, ये नाम आपने याद रखना है। डिटेक्टर से एम्पलीफायर में जाएगा और फिर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये स्क्रीन पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पेज पर मेन आइडिया में दे चुका हूँ। ये अब सारी की सारी वही चीजें हैं। नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, मोनोक्रोमेटर का नाम याद रखिएगा, डिटेक्टर का नाम याद रखिएगा। अगर मुझे और भी कहीं पर चीजें मिली तो वो भी मैं आपको अंडरलाइन करके बता दूंगा। बाकी चीजों के आले आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर है। मैं कहता हूँ कि आप लोग उसको रीड भी ना करें, खाली जरा देखो तो सही। लाइट सोर्स है ना, मुख्तलिफ डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ से हमने प्रिज्म रखा हुआ है, उस प्रिज्म से एक लाइट हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक लाइट, ये लाइट जब बाहर आया तो ये देखो, इस लाइट ने यहाँ पर ये जो तीर का निशान है जिसे मैं अब बोल रहा, इस लाइट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक लाइट इस तरफ आया, इस मिरर के साथ, इस मिरर के साथ टकरा गया। दूसरा लाइट जो है डिवाइड होकर वो इस तरफ आया, इस मिरर के साथ। तो लाइट को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया, एक लाइट एक मिरर की तरफ गया, दूसरा लाइट दूसरी मिरर की तरफ। अब ये मिरर है ना, मिरर, मिरर आपको पता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके इस तरफ सैंपल पर की तरफ ले जाएगा। और जो नीचे वाला जो मिरर है, नीचे वाला मिरर, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके रेफरेंस सेल की तरफ लाएगा। अब माशाल्लाह से आपको पता है कि रेफरेंस सेल हम क्यों रखते हैं, सैंपल सेल। तो रेफरेंस और सैंपल सेल दोनों है, दोनों से हमने लाइट पास कर दिया, दोनों को डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर दिया, इसको भी डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर दिया। यहाँ जो रेशो वाली बात है ना, इधर आप लोग समझ गए हो कि रेशो का मतलब क्या है। रेशो का मतलब वही है कि वो जो हमें नहीं चाहिए वो फालतू लाइट, वो कट ऑफ हो जाएगा रेशो में। तो रेशो के बाद जो फालतू लाइट कट ऑफ हो जाएगा, सिर्फ
हमें काम का लाइट मिलेगा जो हमारे सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब किया था, तो उसका पता लगाने के लिए। तो यहाँ से फिर ये हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है फिर से उसका ग्राफ की शक्ल मिल जाएगी, और उसको आप पता लगा सकते हैं कि कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, कितना ट्रांसमिट हुआ है वगैरह। डिस्क्रिप्शन ऑफ डबल बीम के लिए सारा ऑलरेडी हो चुका है। आई थिंक देयर इज नो नीड फॉर यू। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये इसके लिए भी आपने, क्या मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमीटर है, हाँ लाइट डिवाइड हो रहा है, एक रेफरेंस की तरफ आ रहा है, एक सिंपल। ये आपके लिए अभी मजाक है। अगर आप लोग एग्जाम में लिखते ना, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पेपर होता, तो आप बड़े प्यार से आराम से आप इस पे 2-3 पेज लिख सकते थे। रेफरेंस किया सैंपल की तरफ, और सैंपल की तरफ इधर से डिटेक्टर, फिर से डिटेक्टर, रेशो बनाया, रेशो को हम लोगों ने कंप्यूटर की तरफ भेजा, आउटपुट आ गया, उन्होंने मान लिया। मैं इधर कुछ काम की चीजों को बताना चाहूंगा। हाँ, ये अभी आ गया। जो रोशनी हम इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशन, वो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, जरा इस पर अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आप लोगों के पास वो होगा, कलर भी होगा। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, वर्किंग रेंज इसका कितना, 180 से लेकर 350 नैनोमीटर, ये नोट कर लीजिए। मुख्तलिफ अवकात में हमें मुख्तलिफ किस्म के लाइट चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स हमारे पास होते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मैं जो सैंपल एनालाइज करना चाहता हूँ वो 180 से 350 नैनोमीटर के आसपास एब्जॉर्प्शन देता है, तो फिर आप लोग हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप इस्तेमाल करें। अगर आप कहते हैं कि यार 180 से लेकर 380 नैनोमीटर के आसपास है, तो फिर आप ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका 350 से 600 नैनोमीटर की तरफ है, तो आप जीनॉन डिस्चार्ज लैंप इस्तेमाल करें। अगर आप को 350 से लेकर 250 नैनोमीटर वाला चाहिए, तो आप टंगस्टन फिलामेंट लैंप इस्तेमाल करें। चार नाम है, कोई 16 बार पढ़ो, आपके जहन में बैठ जाएगा। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक दूसरे का आइसोटॉप है, इसकी निशानी है, याद हो जाएगा। जीनॉन एक नोबल गैस है, और टंगस्टन जो है ये एक एलिमेंट है। टंगस्टन टंगस्टन खुद एक एलिमेंट है, टंगस्टन फिलामेंट। ये तो बड़ा मशहूर है हमारे और आपके। ये आजकल हम अपने कमरों में टंगस्टन फिलामेंट इतना यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने बल्ब के अंदर देखा होगा। बल्ब के अंदर बल्ब के अंदर अच्छा, ये क्या हो गया इसको, यस, बल्ब के अंदर इतना हल्का सा स्प्रिंग लगा होता है, वो दरअसल टंगस्टन फिलामेंट। जब आप करंट देते हैं तो ये हीट अप हो जाता है, इसके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतनी एक्साइड हो जाते हैं कि फिर ये एनर्जी छोड़ देते हैं। एक तो उससे रोशनी पैदा हो जाती है, दूसरे गर्मी पैदा हो जाती है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या आगे क्या किया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली इतना याद रखें कि इसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको मैं इसका वो नहीं देता हूँ कि आप उसको देख लें। ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप है, इन्होंने इसको भी यहाँ पर आके एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई पॉइंट नजर आ रहा है तो कर सकते हैं। जीनॉन डिस्चार्ज ट्यूब है। अच्छा ये देखो, यहाँ पर पॉइंट है, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप्स आर यूज्ड इन यूवी रेंज। ये पॉइंट नोट कर लेना है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, ये यूवी रेंज में अगर आपको चाहिए, यूवी रेंज का लाइट चाहिए, तो आप उसको यहां से ले सकते हैं। ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है यूवी रेंज के लिए। बाकी जीनोन का थोड़ा सा वो वेवलेंथ ज्यादा है, जीनोन और इसका। जीनोन डिस्चार्ज ट्यूब, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन व्हेन जीनोन इज यूज्ड इट इज नोन एज जीनोन डिस्चार्ज लैंप। इसका विजिबल रीजन में है, ये आपने अपने आप नोट करना है, ये विजिबल रीजन में। ओके। और टंगस्टन फिलामेंट, ये कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू द हाउस होल्ड लैम्प। आप घरों के अंदर जो बल्ब है ना, ये उसकी तरह बना हुआ है। ये ये किस चीज से बना हुआ है, एलॉय। एलॉय का मतलब है दो मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में मिक्स हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए, दो या दो से ज्यादा मेटल्स। अब मेटल्स क्लास 9 की केमिस्ट्री की चीजें हैं, मिक्स हो जाए, लेकिन उसके अंदर टंगस्टन मौजूद होगा। टंगस्टन बजा के खुद एक मेटल है, ठीक है। टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट इसका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका रेंज क्या था, 350 से लेकर 250 नैनोमीटर। आपको एक अंदाजा हो रहा होगा
कि पहला लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। जिसने रेडिएशन पढ़ी नहीं है वो यहाँ पर सारा पागल की तरह घूम रहा होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ड्रॉबैक्स की कोई जरूरत नहीं है। मोनोक्रोमेटर की तरफ अब आप लोग आ जाए। मोनोक्रोमेटर को जरा देख लीजिए कि मोनोक्रोमेटर में क्या क्या मालूमात है। एक तो लाइट्स, आपको पता है कि लाइट हम यहाँ यहाँ से ले सकते हैं। मोनोक्रोमेटर आपको पता है कि क्या चीज है, लेकिन इसको अपने नाम याद रखना है। मोनोक्रोमेटर जो है इसके अंदर क्या क्या पड़े हुए हैं। एक मोनोक्रोमेटर के अंदर एक एंट्रेंस स्लिट है, यानी सुराख है। एक सुराख से अंदर लाइट अंदर आएगा, तो एक ऐसा सुराख भी होगा जिससे लाइट बाहर जाएगा, तो उसका नाम क्या है? एग्जिट स्लिट। एक तो आपके जहन में बैठ गया। और दूसरा क्या है? कोलिमेटिंग लेंस है, ये फोकसिंग करेगा, लेंस है लाइट को फोकस करेगा। इसके साथ प्रिज्म है। प्रिज्म भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये भी ग्लासी मटेरियल है। ये लाइट को स्प्लिट कर देता है। मतलब अगर आप प्रिज्म ले लेते हैं, प्रिज्म, अगर आप इसे लाइट पास करेंगे, आम लाइट जो मैं और आप देखते हैं सूरज की रोशनी, तो ये सूरज की रोशनी एक कलर में, दूसरे कलर में, तीसरे कलर में, ऐसे कलर उससे बन जाएंगे। तो उसने लाइट कलर्स को स्प्लिट कर दिया है विजिबल रीजन में। तो ये प्रिज्म का, ये इसके अंदर एक प्रिज्म पड़ा हुआ है। इसको डिस्पेंसिंग एलिमेंट भी कहते हैं। फोकसिंग लेंस भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, फोकसिंग लेंस। और एग्जिट स्लिट है। अब इंट्रेंस स्लिट को मजीद बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज, आपको पता है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। कोलिमेटिंग लेंस, इट अलाउ द रेडिएशन टू फॉल परपेंडिकुलर ऑन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स। ग्रेटिंग्स ये गिलास के बने हुए हैं। एक गिलास है, उस गिलास पर बहुत पतली पतली लाइनें हैं। पतली पतली लाइनें उन्होंने इस पे भी लिखी हुई है, गिलास पे बहुत पतली पतली लाइनें हैं। इसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स। तो इस पर हमने लाइट को रख देना है। लाइट इधर आने के लिए हमें क्या चीज इस्तेमाल करना होगा? कोलिमेटिंग लेंस यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद प्रिज्म और डिस्पेंसिंग एलिमेंट, आपको पता है कि ये पीस का हिस्सा है। तो प्रिज्म आपको मैं बता चुका हूँ। प्रिज्म के कितने किस्म के हो सकते हैं? तीन किस्म के हो सकते हैं। एक आम प्रिज्म हो सकता है, एक ग्रेटिंग हो सकता है। ये ग्रेटिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये एक शीशा होता है, उसपे बहुत पतली पतली लाइनें होती हैं। तो आप बोले इसका काम क्या है? जो काम प्रिज्म करता था वो काम ये भी करता है। यानी अगर आप से आम लाइट इस पर पास करोगे तो आम लाइट को ये स्प्लिट कर देगा छोटे छोटे वेवलेंथ्स में। वो छोटे छोटे वेवलेंथ में इसको स्प्लिट कर देगा, अलग अलग कर देगा। सूरज की रोशनी में से वेवलेंथ को आप अपने हाथ से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इससे पास करोगे ना ग्रेटिंग से, तो स्प्लिट हो जाएगा। तो ये ग्रेटिंग है। तो प्रिज्म है, ग्रेटिंग है। और कहीं पर ऑप्टिकल फाइबर्स भी होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स फिर ऐसे छोटे छोटे से फाइबर्स होते हैं, तारें होती है। उनके अंदर जब लाइट मूव कर रही होती है तो उससे भी वो स्प्लिट हो जाती है। तो आपने नाम याद रखना है कि हमारे पास जो प्रिज्म है या डिस्पेंसिंग एलिमेंट है वो कौन कौन सा है। हाँ, कोई प्रिज्म हो सकता है, ग्रेटिंग हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि एक मोनोक्रोमेटर में प्रिज्म का ये पार्ट्स हो सकते हैं। और मेन चीज है ये, मेन चीज है ये मोनोक्रोमेटर में ये असल काम ये करता है। बाकी तो सारे वो फोकसिंग करते थे, साइड पे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये हो गया प्रिज्म। ग्लास का बना हुआ होता है, क्वार्ट्ज का बना, ये जरा नोट कर लीजिए। ग्लास का बना हुआ है, क्वार्ट्ज का बना हुआ है, ठीक है। ये उन्होंने फ्रोजम लिखा है, गलती हुई है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज नाम ने क्या था, फ्यूज से लिखा है। यार ये एमसीक्यूज आएंगे आपकी तरफ, आपको पता होना चाहिए कि ग्लास भी हो सकता है, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज खुद भी किस्म का ग्लास की तरह है, लेकिन उसका नाम क्वार्ट्ज है, लेकिन इसकी मटेरियल अलग है। ठीक है, फ्यूज सिलिका, सिलिका को पहले पिघला के फिर उन्होंने किया हुआ है। तो क्वार्ट्ज है, फ्यूज सिलिका है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी आपको मैंने बता दी, इसकी जरा ये लाइनें याद रखिएगा। 1 इंच में 30 से 15 हजार लाइनें हैं। 1 इंच में जरा गौर कर लीजिए कितनी पतली लाइनें हैं इस पर। फोकसिंग लेंस अभी आपको बता दिया, एग्जिट स्लिट भी आपको बता दिया। ये सारा उसका एक छोटा सा डायग्राम है, थोड़ा सा गौर करेंगे इस पर आपको समझ आ जाएगा ये पूरा मोनोक्रोमेटर का। यूजेस ऑफ मोनोक्रोमेटर को क्या बात है भाई, आपको मैं बता चुका हूँ। मोनोक्रोमेटर आर यूज्ड टू एनहांस सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, क्योंकि हमने तो क्या सुना था, हमने सुना था कि ये लाइट को स्प्लिट करते हैं। तो जब लाइट को स्प्लिट करेंगे, बारीक बारीक लाइटें हमें मिल जाएंगी, उससे हमारी सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी, रीडिंग का सेंसिटिविटी।
तो सेलेक्टिविटी है, सेंसिटिविटी है। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है, आप एक खास लाइट को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्टिविटी है। आउटपुट कैन बी वेरीड ओवर अ कंसिडरेबल रेंज, स्पेक्ट्रल रेंज। आप लोग बटन दबाओ और आपको जो भी वेवलेंथ चाहिए आप उसे कर सकते हो उसमें कोई। बाकी सैंपल डिवाइस इसकी जरूरत नहीं है। सैंपल डिवाइस, सैंपल आप जिस जिस शीशे के अंदर आप सैंपल रखते हैं वो है, उसका जरा नोट कर लीजिए। जो शीशे के अंदर सैंपल रखते हैं वो क्वार्ट्स का बन सकता है, क्वार्ट्स। वो ग्लास का बन सकता है, वो प्लास्टिक का भी बन सकता है। ठीक है, ये आपने करना है। और प्लास्टिक पता है ये टूटता नहीं है, बाकी सारी चीजें टूटते हैं। ये महंगा है, ये थोड़ा महंगा है, ये बिल्कुल बहुत कम महंगा है। सॉल्वेंट आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा नजर, इस पर इतना जरूरी तो नहीं है। वाटर है, एक्सेन है, डाइक्लोरोमीथेन है, बेंजीन है, ये आपको वाटर है। ठीक है, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है बाकी चीजों की। ठीक है, इनकी कोई जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड। हाँ, डिटेक्टर की तरफ अगर आप आ जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डिटेक्टर का, फॉर द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ द लाइट इंटेंसिटीज आर नेसेसरी। फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज। इसको जरा नोट कर लीजिए। डिटेक्टर आपको पता है कि लाइट को कैच तो करता है, सराबी ने बताया था, लेकिन नाम याद रखो कौन कौन से फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, कुछ और भी आपने इसका नाम याद है। ठीक है, ये जरा देखो जरा। एक है फोटो ट्यूब डिटेक्टर, चाहे जो भी हो कापी पर लिखो, पेज पर लिखो, इसको आपने याद रखना है। फोटो ट्यूब डिटेक्टर है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, फोटो डायोड एरे है, फोटो वोल्टेक सेल है। ये चार तरह के डिटेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हो। कल को एमसीक्यूज में आ जाए तो कम से कम इतना पता चले कि ये डिटेक्टर है या ये मोनोक्रोमेटर है या ये लाइट सोर्स है। इधर से एमसीक्यू बनेंगे। ठीक है, बाकी फोटो ट्यूब डिटेक्टर, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड। हाँ, ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ये दोबारा से उसकी तफसील आई हुई है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ये कहाँ पर यूज करते हैं, फोटो मल्टीप्लायर इज कॉमनली यूज डिटेक्टर इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब कॉमनली यूज जो होता है वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है। कभी ऐसा में कॉमनली यूज इन यूवी, तो आप क्या जवाब दोगे? कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे जाते हैं। हाँ, फोटो डायोड, ये भी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, लेकिन लिखा हुआ है हार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जरा पॉइंट नोट करिए, also known as the heart of spectroscopy, फोटो डायोड एरे। और चौथा है फोटो वोल्टेक सेल। खाली आपको मैंने नाम बता दिए, आपको बताया, बाकी आपके जहन में है। ये लाइट को कैच करता है, इसको करंट, उसे करंट बना लेते हैं और करंट को फिर कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं। फैक्टर्स की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे। बस फिर इसके साथ ये एक बहुत बड़ा सा पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन का मतलब इसके क्या इस्तेमाल आते हैं, पहला जरा देखो। अगर किसी के सैंपल में कोई कचरा है, इम्प्योरिटी है, तो इम्प्योरिटी को हम लोग कैच कर सकते हैं कि इसमें ये प्योर है या इम्प्योर है। नंबर वन, खाली इतना याद रखिएगा। स्ट्रक्चर इलुसाइडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम उसके स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा उसे अंदाजा कर सकते हैं कि ये पॉसिबल ये स्ट्रक्चर हो सकता है। नंबर दो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है भाई, आप अमाउंट को भी क्वांटिटी कि सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट था, इसके अंदर सॉलिड कितने थे, कितना इंजाइम था वगैरह। आप इंजाइम को कोई रिएक्शन लगा रहे होते हैं तो वो इंजाइम का पता लगाने, कितना इंजाइम था, कितना सबस्ट्रेट था, वो भी आप लोग कर सकते हैं। देखो उन्होंने यहाँ पर ये वाला कि हम लोग इस फार्मूले की तरफ वो कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में वही है कि आप चेक करते हैं कि क्या मौजूद है, व्हाट इज देयर, कौन सा ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में UV absorption spectroscopy can characterize those type of compound which absorb UV radiation। अगर कुछ कंपाउंड यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उन कंपाउंड का पता हम लगा सकते हैं कि भाई ये एक मौजूद है। ठीक है, पता लगा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन डन। ठीक है, जैसे कि आइबोप्रोफिन, कोई कंपाउंड है, आपको नहीं पता कि इसमें आइबोप्रोफिन है या नहीं है, आइबोप्रोफिन की मौजूदगी किसी सॉल्यूशन में, वो आप इसे कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये जो यूवी रेडिएशन का जो वेवलेंथ है, अगर आप इसको आइबोप्रोफिन के सॉल्यूशन से पास करोगे तो जो लाइट बाहर चली जाएगी, उस लाइट को अगर आप कंप्यूटर में देखो तो एक खास नक्शा देगा आपको, एक खास नक्शा देगा, उसकी खास एब्जॉर्बेंस होगी।
प्रॉपर एब्जॉर्बेंस होगी, वो एब्जॉर्बेंस आइबोब्रोफिन के लिए फिक्स हुई। लोगों को पहले से मालूम हुआ कि भाई ये 960 पे, या चलो ये 440 पे, या 220 पे आइबोब्रोफिन जब भी ओरिजिनल होगा तो वो 220 की एब्जॉर्बेंस हमें देती है। आप जरा चेक करके देखो, वो उधर आपको बता दे कि 220 हो गया, हाँ 220 आ गया इसका, हाँ वाकई इसमें आइबोब्रोफिन मौजूद है। अगर वो ये वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब इसमें आइबोब्रोफिन मौजूद है। तो ये जो चेक पोस्ट पे वगैरह ये टेस्ट लगा लेते हैं, या जो लैब्स के अंदर हम लोग लगते हैं क्वालिटी कंट्रोल में, हम यही चीजें तो इस्तेमाल कर लेते हैं। और आप लोग इन चीजों को भी गौर से देखा करें, बिकॉज आप लोग ड्रग एनालिस्ट की तरफ जा रहे हैं। जो आपका कुछ जॉब्स आ रहे हैं, फार्मेसी में जॉब्स है तो उसमें ड्रग एनालिस्ट भी है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चले यार ड्रग एनालिस्ट कैसे आप एनालाइज करोगे, केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन का रफ्तार कैसे जा रहा है, आहिस्ता है स्लो है, रिएक्शन आप कर रहे हैं वो आहिस्ता है या स्लो है, आपने उसके अंदर आप इंतजार कर रहे हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, आगे जा रहा है, नहीं जा रहा है, रुका हुआ है, कुछ चीजें बन रही कि नहीं बन रही, ये भी आप पता लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका रिएक्शन में ए प्लस बी आपने अभी तक रिएक्ट किया, रिएक्ट करने जा रहे हैं, अभी तक इनसे सी नहीं बना हुआ है, अभी तक सी नहीं बना हुआ है, तो जो लाइट आपको एब्जॉर्बेंस मिलेगी वो ए और बी के हिसाब से मिलेगी, ए और बी के हिसाब से मिलेगी। अगर उसमें सी बना हुआ था तो लाइट तो फिर इस सी से भी गुजरेगा, तो इधर से आपको अंदाजा हो जाएगा यार ये नया लाइट किधर से एब्जॉर्ब हो गया, इसका मतलब है कि सी भी बन गया है। तो आप इसे अंदाजा भी लगा सकते हो कि सी बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो कितना बना हुआ है, आया रिएक्टेंट ज्यादा बने हुए हैं, ज्यादा खर्च हुआ है या नहीं खर्च हुआ, ये भी मालूमात जो काइनेटिक्स है काफी हद तक आप उसे यहाँ से कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। फंक्शनल ग्रुप को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वैसे ये फंक्शनल ग्रुप के लिए हम आईआर की तरफ ज्यादा जाते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ खास फंक्शनल ग्रुप्स कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करके उसी लाइट को उसकी पहचान बना देते हैं कि भाई अगर ये लाइट एब्जॉर्ब हुआ ये वाला लाइट, इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है। हाँ हम पता है, जैसे उन्होंने क्या आपको बताया हुआ यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड ऑब्जर्वेंस, बेंजीन, जैसे बेंजीन के लिए बेंजीन की पहचान आपको मिल जाएगा जब भी आप उसको चेक करोगे, तो बेंजीन का ऑब्जर्वेंस आपको मिल जाएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, यानी दवाइयों की भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं। Diazepam tablet can be analyzed by 0.5% H2SO4 in methanol at the wavelength of 284। ये देखो पहले से ये चीजें तयशुदा है कि भाई डायाजिपाम को जब भी आप चेक करना चाहते हो तो 284 नैनोमीटर वाली वो लाइट है जो डायाजिपाम को की मिकदार को मालूम करने के लिए होगा कि कितना मिकदार है, और डायाजिपाम को 0.5% H2O4 सोल्यूशन में डालना पड़ेगा, फिर जो है इसका आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो ये इसके लिए पहले से प्रोटोकॉल बताए हुए हैं कि भाई अगर आप करना है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रो जिसमें बहुत सारे कार्बन हो, बहुत सारे चेन्स हो, पॉलीसाइक्लिक, हाँ ये वाला चीज जो है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, आप मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी आप इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये किस तरीके से, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे, अगर नेक्स्ट पेज पे कुछ तफसील मुझे मिली तो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कि मॉलिक्यूलर वेट से किस तरह डिटरमाइन कर लेते हैं। आई थिंक उसमें ये नहीं होगा, बट एनी हाउ आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी मॉलिक्यूल, आपके पास कोई ड्रग है आपने बना लिया है, नया नया बना लिया है, कोई ड्रग आपने बना लिया, यहाँ पर है CH3 है और यहाँ पर NH2 ग्रुप है, ये नया नया आपने कोई चीज बना लिया है, लेकिन आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट कंफर्म करना है। एक तो मॉलिक्यूलर वेट ये है कि आप खुद उसको प्लस कर दो पीरियोडिक टेबल से, दूसरा ये कि कंफर्म करे कि इस तरह से है, तो आप उसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा HPLC डिटेक्टर, ये जो HPLC है इसका थोड़ा जिक्र आगे चैप्टर्स में आ जाएगा, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वाली टेक्निक में, तो वहां पर हम लोग खुद एक डिटेक्टर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो आपका फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर को हम लोग यहाँ पर एज ए डिटेक्टर भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
ये आपके लिए एक और अच्छा खासा एमसीक्यूज है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बी यूज एज ए डिटेक्टर फॉर एचपीएलसी। तो ये पोर्शन सारा का सारा मुकम्मल हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। ये मैंने तो ज्यादा तफसील से सारी, खासकर स्टार्ट में मैंने ज्यादा तफसील दे दिया, बेसिक चीजों को ज्यादा तफसील दे दिया, ताकि आपके माइंड में मेन आइडिया बैठ जाए और कल को दूसरे टेक्निक पढ़ने में आपका खुद भी दिल करे कि पढ़ें आपसे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।